हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीडीपी का प्रैक्टिस सेट 20 कंप्लीट करेंगे, जिसमें से हम लोग 30 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जो सीटेट एग्ज़ाम और सभी टेट एग्ज़ाम के लिए बेहद ही कारगर साबित होंगे। और हमारे चैनल में सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट और सभी सिद्धांतों की प्लेलिस्ट सीडीपी के फ्रीज वाइज बनाई गई है। जो लोग नए हैं जाकर देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और ये कमेंट करके ज़रूर बताना इसमें से आप लोगों को कितने क्वेश्चन आए 30 में से। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा है। निम्न में से किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? निम्न में से किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने? बंडूरा ने। किसने? बंडूरा ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन, विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्या है? सत्य नहीं है। और इसमें से बताना कौन सा कथन सत्य नहीं है। विकास की प्रक्रिया एक निश्चित दिशा में होती है, ये तो करेक्ट है कि विकास की जो है प्रक्रिया होती है एक निश्चित दिशा में होती है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है, ये भी सही है। विकास क्या होता है कि वंशानुक्रम और वातावरण क्या होता है? संयुक्त परिणाम होता है। उसके बाद किसी बच्चे में वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, ये कथन हमारा गलत है। क्या है कि ये कथन जो है ये गलत है। किसी के बच्चे को जो है वृद्धि और विकास को देख करके उसके विकास की जो है दिशा बताई जा सकती है, भविष्यवाणी की जा सकती है कि वो बच्चा मतलब आगे चलकर कैसा होगा। और विकास हमेशा समान से विशिष्ट की ओर होता है, ये तो सही है, सभी को मालूम होगा। तो यहाँ पे गलत कौन सा हमारा? तीसरा ऑप्शन गलत है। इसमें कौन सा? तीसरा ऑप्शन हमारा नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड का हमारा तीसरा। इसमें नहीं पूछा जा रहा है ना, तो जो तीसरा ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा हमारा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उच्च प्राथमिक स्तर के बालक की विशेषता नहीं है कार्यों को शीघ्रता से करना, डेटिंग करना, विभिन्न प्रकार के व्यवहार का प्रदर्शन करना, सफलता को अनुभव करने की चाह करना। तो यहाँ पे डेटिंग करना थोड़ी ना विशेषता होती है उच्च प्राथमिक स्तर के। ये क्या है? सरासर गलत है यहाँ पे। तो हमारा थर्ड का सेकंड नंबर गलत है, यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा, तो कौन सा नहीं है? डेटिंग करना। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फोर्थ नंबर कि प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा जाता है। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा जाता है बाल्यावस्था को। किसे? बाल्यावस्था को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निचली कक्षाओं में बच्चे विभिन्न प्रकार की खेल क्रियाओं में अपने खिलौनों को दूसरे के साथ मिल बांट कर खेलते हैं। इससे बच्चों में समाजीकरण की किस प्रक्रिया का विकास होता है? क्या होता है जब निचले कक्षाओं में जब बच्चे होते हैं तो उनके जो खिलौने होते हैं क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ मिल बांट कर खेलते हैं। तो इससे क्या होता है? इससे बच्चों में सहयोग की भावना का विकास होता है। किसका विकास होता है? सहयोग की भावना का विकास होता है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा, एकता एवं सहयोग की भावना का। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? पियाजे के अनुसार कोई बच्चा कौन सी अवस्था में अपने परिवेश और वस्तुओं को पहचानने और विभेद करने लगता है? यह विशेषता होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की। कौन सी अवस्था की? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों का समावेश हो जाने को क्या कहा है? पियाजे ने किसी बच्चे में नए विचारों के समावेश को क्या कहा है? वो कहा था सात्वीकरण। क्या कहा था? सात्वीकरण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर, वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर देना, जो सही है। क्या है कि बालक के जो सभी पक्ष है सभी में विकास देना चाहिए शिक्षक। उसके बाद बालक के मनोविज्ञान को समझना, ये भी करेक्ट है, तभी तो सीडीपी पढ़ी जाती है, बाल विकास के लिए पढ़ी जाती है कि बच्चों को मतलब अच्छे तरीके पढ़ा सके कोई। उसके बाद बालकों को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना, बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए उसकी समस्याओं को दूर करना, ये भी है। यहाँ पे जो हमारा तीसरा ऑप्शन है ये गलत है। कि यहाँ देखो लिखा हुआ है कि बालक को केवल वैसे भी निगेटिव वर्ड होता है, केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना। केवल तथ्यात्मक ज्ञान नहीं कराया जाता है, बच्चे का सर्वांगीण विकास किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? जन्म से किशोरावस्था तक जो विकास होता है, पहले होता है
सांवेदिक विकास क्या होता है, पहले जो अपनी इंद्रियों के द्वारा बच्चा काम करता है, कोई क्रिया करता है, हाथ पैर और जीभ, जो ये जीभ नाक त्वचा जो इसके द्वारा कार्य करता है, क्योंकि छोटा बच्चा होता है वो क्या करेगा। उसके बाद क्या करता है, मूर्त क्रिया करता है, जैसे कि कोई घटना जब उसके सामने होती है तो क्या करता है, उसके बारे में चिंतन मनन करने लगता है। और उसके बाद क्या करता है, अमूर्त क्रिया करता है। अमूर्त का मतलब जब घटना इसके सामने भी नहीं होती, कोई चीज़ सामने भी नहीं होती, उसके बारे में भी विचार करने लगता है। तो इसका क्रिया कौन सी होती है, पहले सांवेदिक करता है, फिर उसके बाद मूर्त करता है, फिर अमूर्त करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस कथन से बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। किस कथन से बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। व्यावसायिक मार्गदर्शन में बुद्धि परीक्षण की भूमिका अहम होती है, ये भी करेक्ट है। उसके बाद बुद्धि परीक्षणों द्वारा प्रत्येक छात्र की सही उन्नति के मार्ग को प्रशस्त किया जाता है, क्या ये भी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। उसके बाद अनुसंधान के विभिन्न घटकों का चयन करना होता है, तो बुद्धि भी एक आधार होता है ताकि हम कम से कम त्रुटि हो, तो क्या ये भी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ये बुद्धि के बारे में तीनों ऑप्शन करेक्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी कथनों में से बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें, चौथा हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से किसके प्रति सचेत रहना चाहिए। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने में किसके लिए शिक्षक को सचेत रहना चाहिए। अलग अलग छात्रों की तुलना करने से, छात्रों को बुद्धिमान या औसत छात्र की उपाधि देने से, शैक्षिक और स्वशैक्षिक क्षेत्रों में छात्रों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करने से, उसके बाद फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषाओं का प्रयोग करने से। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि सचेत कौन से विषय के प्रति रहना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो सबसे करेक्ट आंसर जो उचित है इसमें वो है शैक्षिक और स्वशैक्षिक क्षेत्रों में छात्रों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करने से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है। जो सर्वश्रेष्ठ चिंतन वो कौन सा होता है, वो होता है तार्किक चिंतन। कौन सा, तार्किक चिंतन। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। स्त्रियों का हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अच्छा होता है। पुरुष सुझावों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। स्त्रियों में गणित तर्क योग्यता पुरुष की अपेक्षा अधिक होती है। पुरुषों की गत्यात्मक योग्यता स्त्रियों की अपेक्षा कम होती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त इसमें जो आंसर है वो हो जाएगा कि स्त्रियों का हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा क्या होता है, अच्छा होता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 14 नंबर, आकलन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना चाहिए। शिक्षार्थियों को फीडबैक उपलब्ध कराना ताकि वे बेहतर ढंग से कार्य कर सकें। शिक्षार्थियों के बीच तुलना करना, शिक्षार्थियों के बारे में नकारात्मक बयान देना, शिक्षार्थियों को मंद, कमजोर, बुद्धिमान आदि के रूप में वर्गीकृत करना। तो आप देखो शिक्षार्थियों के बीच में तुलना तो करोगे नहीं, क्योंकि क्या है जो सभी शिक्षार्थी होते हैं मतलब अलग अलग गुण वाले होते हैं, सब में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। उसके बाद नकारात्मक बयान तो कोई देगा नहीं। उसके बाद शिक्षार्थियों को मंद, कमजोर, बुद्धिमान आदि रूप में थोड़ी ना वर्गीकृत कोई करेगा। आकलन करने में क्या करेगा शिक्षक, आकलन करने में सबसे मेन काम होता है कि शिक्षार्थियों को फीडबैक उपलब्ध कराना ताकि वे बेहतर ढंग से कार्य कर सकें। अब जैसे किसी का क्या किया गया, किसी का टेस्ट लिया गया किसी बच्चे का, उसके बाद क्या किया जाए, उसका जो फीडबैक उसको दो कि मतलब बच्चा और उससे आगे क्या कर सके, जैसे कि किसी कम नंबर तो और मेहनत कर सके और अपना जो विकास है क्या कर सके, उसे डेवलप कर सके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 15 नंबर, व्यक्तिगत विभिन्नता को समझने का प्रयत्न सबसे पहले किया था। व्यक्तिगत विभिन्नता को समझने का प्रयत्न सबसे पहले किया था गाल्टन ने। किसने, गाल्टन ने। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 16 नंबर, शिक्षार्थी की उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है। प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणी प्रदान करना, या फिर ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग करना, या फिर तुलनात्मक मूल्यांकन, या फिर ये सभी। तो इसका जो सबसे उपयुक्त तरीका होता है वो होता है ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग। क्या करना, ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अनुकरण एवं दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था की ओर संकेत करती है। अनुकरण और दोहराने की जो सबसे अधिक प्रवृत्ति होती है, तीव्र प्रवृत्ति होती है, वो होती है
शैशवावस्था में। कब होती है? शैशवावस्था में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है? याद रखने पर बल देने के बदले सीखने की प्रक्रिया पर बल देना, छात्रों के सीखने की प्रक्रिया एवं परिवेश के बारे में उपयुक्त निर्णय लेना, अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप बनाना, बोधात्मक, मणि प्रेरक और भावात्मक कौशलों के विकास में सहायता करना। तो यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कि व्यापक और सतत मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है, तो यहाँ पे जो नहीं है वो है अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप बनाना। क्या है? जो सभी अध्यापन एवं जो अधिगम प्रक्रियाएं होती हैं वो कैसी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित नहीं होनी चाहिए। तो इसमें पूछा जा रहा नहीं है, तो नहीं कौन सा हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन हमारा है 19 नंबर, एक शिक्षक को अनुसूचित जाति के छात्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? सभी बालकों के समान शैक्षिक अवसरों की समानता, सभी उच्च जाति के बालकों से अलग अलग कर उनकी व्यवस्था करनी चाहिए, उनके प्रति नीची जाति के होने का भेदभाव रखना चाहिए, उनके प्रति केवल छुआछूत की भावना रखनी चाहिए। तो यहाँ पे ये जो तीनों ऑप्शन तो हैं ये क्या है? ये सेकंड और थर्ड और फोर्थ वाले तो गलत हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा कि सभी बालकों के समान शैक्षिक अवसरों की समानता करनी चाहिए, चाहे कोई भी कास्ट का हो। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 20 नंबर, आप अपनी कक्षा में अधिगम को सरल बनाने के लिए दृश्य सामग्री का प्रयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में कक्षा के किन छात्रों को सबसे कम लाभ होगा? जो पढ़ने में समान स्तर के हैं, या फिर जो पढ़ने में उच्च स्तर के हैं, जो पढ़ने में निम्न स्तर के हैं, जो आंखों से अधिक देख पाते हैं। अब ये पूछा जा रहा है कि सबसे कम लाभ किसे होगा? तो सबसे कम लाभ होगा जो पढ़ने में उच्च स्तर के बालक हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है 21 नंबर, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों के सृजनात्मकता का पोषण करता है? निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्गत प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्ध के लक्ष्यों पर बल देना, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग कराना। तो यहाँ पे सृजनात्मकता का पोषण करता है कौन सा ऑप्शन? तो यहाँ पे जो सबसे उचित आंसर होगा वो हो जाएगा कि प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्गत प्रतिभाओं को पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अधिगम की प्राकृतिक दशा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। जो प्राकृतिक दशा का सिद्धांत प्रतिपादन किया गया था वो किया गया था कर्ट लेविन द्वारा। किसके द्वारा? कर्ट लेविन द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि शिक्षण अधिगम के अंतर्गत शिक्षक का प्रमुख कार्य है। शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या होता है? बालक को सीखने के लिए प्रेरित करना, बालक को पढ़ाना, बालक का ज्ञानवर्धन करना, बालक को अच्छे संस्कारों में डालना। तो यहाँ पे जो सबसे उचित आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बालकों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना। क्या करना? उन्हें प्रोत्साहित करना सीखने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 24 नंबर, किसी बालक में तर्क के आधार पर सोचने की क्षमता के विकास के लिए आवश्यक तत्व है। भाषा संप्रेषण में निपुणता, असीमित कल्पना शक्ति, बालक के समक्ष अनेक समस्याएं, उसकी बोलने की गति समस्या। इसमें क्या पूछा जा रहा है? इसमें पूछा जा रहा है कि तर्क के आधार पर सोचने की क्षमता के लिए विकास के लिए सबसे आवश्यक तत्व इसमें जो होगा वो होगा भाषा संप्रेषण में निपुणता। क्या है? भाषा संप्रेषण में निपुणता। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, समाधान की अंतर्दृष्टि विधि के संबंध में किसके द्वारा वनमानसों पर किए गए प्रयोग का उल्लेखनीय है? तो अंतर्दृष्टि पर विधि के द्वारा किसने वनमानसों पर प्रयोग किया था? वो किया था कोहलर ने। किसने? कोहलर ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 26 नंबर, किसी बालक का व्यक्तित्व वंशानुक्रम तथा वातावरण का होता है। किसी बालक का व्यक्तित्व वंशानुक्रम तथा वातावरण का क्या होता है? गुणात्मक प्रतिरूप होता है। क्या होता है? गुणात्मक प्रतिरूप होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है 27 नंबर, अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? यह सिद्धांत बताता है कि सीखना सभी तरह से उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। यह सिद्धांत बताता है कि जब कुछ पढ़ाया जाए अथवा कुछ सीखने के लिए कहा जाए तो उसे अपने समग्र रूप में बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाए। शिक्षार्थियों के व्यवहार को वांछित स्वरूप तथा दिशा प्रदान करने में सिद्धांत शिक्षकों को सहायता करता है। या फिर हमारा चौथा ऑप्शन है कि इस सिद्धांत की सहायता से शिक्षार्थियों के लिए अधिगम
स्रोतों एवं संसाधनों की व्यवस्था करने में सहायता मिलती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता क्या होती है। तो अनुभवजन्य जो अधिगम सिद्धांत होता है उसकी सबसे मेन उपयोगिता होती है कि इस सिद्धांत की सहायता से शिक्षार्थियों के लिए, हमारा चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इस सिद्धांत की सहायता से शिक्षार्थियों के लिए अधिगम स्रोतों एवं संसाधनों की विशेष व्यवस्था करने में सहायता मिलती है। ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 28 नंबर, समावेशी शिक्षा को शामिल करने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करती है। समावेशी शिक्षा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि केवल प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को शामिल करेगी क्या, केवल अधिगम अक्षम शिक्षार्थियों को, केवल समान शिक्षार्थियों को। तो यहाँ पे करेक्ट जो आंसर हो जाएगा, समावेशी शिक्षा जो होती है समान एवं अधिगम अक्षम शिक्षार्थियों दोनों को क्या करेगी, समान को भी और अधिगम अक्षम जो मतलब जिसे कुछ प्रॉब्लम भी है सीखने में, कुछ क्या है उनके जैसे कि अधिगम अक्षमताएँ कुछ हैं तो उनको भी शामिल करेगी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा 28 का हमारा 4th नंबर, समान एवं अधिगम अक्षम शिक्षार्थियों को शामिल करने पर उद्देश्यों को प्राप्त करती है समावेशी शिक्षा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पढ़ने से संबंधित अक्षमता है। पढ़ने से संबंधित अक्षमता कौन सी होती है, वो होती है डिसलेक्सिया। कौन सी, डिसलेक्सिया। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्रगतिशील शिक्षा के पक्षधर थे। जो प्रगतिशील शिक्षा के बारे में किसने बताया था, वो बताया था जॉन डेवी ने। किसने, जॉन डेवी ने। और हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।